Hello students, this is Satish Sarkvanshi and today we have to discuss CTET previous year questions English pedagogy. तो सबसे पहले pedagogy के questions पर आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि pedagogy होती क्या है. तो pedagogy क्या है? Pedagogy word derives from the word Greek language. ये जो word है pedagogy word है, ये कहाँ से लिया गया है? Greek language से लिया गया है और its root meaning is science of education और साइंस ऑफ सिस्टम. इसकी जो मीनिंग होती है एक्चुअल में साइंस ऑफ एजुकेशन है या वे ऑफ टीचिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना है, जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखें, क्वेश्चन को एनालाइज करें और उन क्वेश्चंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें क्योंकि ये पेडागोजी फैक्चुअल बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये कॉन्सेप्चुअल होती है. तो इसलिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझें. तो आइए वन बाय वन पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि कैसा क्या आंसर है और आप लोग उसका गेस करेंगे कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाते हैं. तो आइए देखते हैं. पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ लैंग्वेज टीचर यूजुअली बिगिंस हर क्लास बाय गिविंग सर्टेन सिचुएशंस, posing few questions, sharing their experience etc. दिस इज नोन एज. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जो भाषा की जो अध्यापक है या अध्यापिका है वो क्या करेगा, यूजुअली बिगिन सामान्यतः क्लास स्टार्ट करता है कुछ सिचुएशन दे करके. कोई सिचुएशन आपके सामने रखी जाएगी या फिर कुछ क्वेश्चंस दे आपके सामने रखे जाएंगे या फिर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, ये कुछ अपने अनुभव के थ्रू क्लास को स्टार्ट करती है. तो ये कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है. दिस इज नोन. 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं. ऑप्शन ए कह रहा है प्री रीडिंग टास्क, बी कह रहा है वाइल रीडिंग टास्क, यानी प्री रीडिंग टास्क मीन्स कि रीडिंग करने से शुरुआत से पहले, वाइल रीडिंग टास्क यानी पढ़ते समय का टास्क, ऑन गोइंग टास्क यानी जब काम चल रहा हो और पोस्ट रीडिंग टास्क यानी जब काम खत्म हो. तो हम लोग सब जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि किसी भी टीचर को, कोई भी टीचर क्लास स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने से पहले कोई न कोई अपना इंट्रोडक्शन होता है, या वो इंट्रोडक्शन किसी न किसी स्टोरी की होती है, या कोई अपने एक्सपीरियंस होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस पूछ करके बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा. क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ए, प्री रीडिंग टास्क. तो हम ध्यान दें, हम सारे लोगों को ध्यान देना होगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए. इसके क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, उसका सेंस, उसकी मीनिंग निकालने में डिफ़िकल्टीज आती हैं. इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके सेंस को समझें. ये मान करके चलें कि आप स्वयं क्लास में बैठे हैं और आप जब क्लास में बैठते हैं तो किस तरह से टीचर आपके क्लास को स्टार्ट करता है, या आप एक टीचर हों और आपसे कहा जाए क्लास में बच्चों को पढ़ाना हो तो वो क्लास को कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो हमें क्लास के पहले कुछ बताना पड़ेगा, या सब कुछ पढ़ा देंगे उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देंगे, या क्लास चल रही होती उसी में स्टार्ट कर देंगे. ये सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा. तो होप सो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको. अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, इसको एक बार पढ़िए और उसको देखिए. कह रहा है टू एसेस रीडिंग एबिलिटी. एसेस मतलब होता है उसका मूल्यांकन करना, उसका परीक्षण करना, एसेस करना कि रीडिंग एबिलिटी, उसके पढ़ने की क्षमता को एट द प्राइमरी लेवल, यानी किसी बच्चे की प्राइमरी लेवल पर उसके पढ़ने की क्षमता का मूल्यांकन करना हो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज द बेस्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए कह रहा है आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट. ध्यान रहे, इस तरह जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय मीनिंग निकालने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में किस लेवल की बात कर रहा है. कह रहा है कि अगर प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है इसमें क्वेश्चन में, कह रहा है कि टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल. इसका कॉन्क्रीट पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो बात बताई गई है उसमें क्या कह रहा है. कह रहा है कि टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. 4 ऑप्शंस हैं. क्या ऑप्शंस हैं देखते हैं. पहला ऑप्शन कह रहा है आइडेंटिफाइंग द अल्फ़ाबेट, कि हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को यानी वर्णमाला को पहचानेंगे. बी कह रहा है नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स,
जो चिन्ह मार्क्स होते हैं, पंचुएशन होते हैं, उनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। सी कह रहा है कि कॉम्प्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट जो लिखा है उसको पहचानेंगे। डी में कह रहा है फ्लुएंसी इज इन रीडिंग। अब अगर आपसे इसमें हमें गेस करना हो तो देखिए, अगर हम प्राइमरी लेवल बच्चे की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी का मतलब 1 to 5th, कोई किसी भी क्लास का बच्चा हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो सकता है, वो सेकंड का भी हो सकता है, वो थर्ड का हो सकता है, फोर्थ का भी हो सकता है और फिफ्थ का भी हो सकता है। तो अब है ये कि अगर बाय द वे हम बात करें कि सबसे पहले वो प्राइमरी लेवल का फर्स्ट क्लास का बच्चा है, शुरुआत का बच्चा है, तो इसका मतलब आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट कह रहा है, अल्फ़ाबेट को पहचानने का तरीका, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। फिफ्थ प्राइमरी लेवल में बच्चे को पंचुएशन की इंफॉर्मेशन, जानकारी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए कि कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा जानता है कि फुल स्टॉप कहाँ लगेगा या कॉमा कहाँ पर लगेगा, लेकिन सारा पंचुएशन मार्क उसको पता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बी भी ज़्यादा आंसर हमारा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। अब ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, जो लिखा हुआ टेक्स्ट लिखा है, लेटर्स लिखे हुए हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। तो अब क्या है, इसमें से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है क्या कि कॉम्प्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या लग रहा है, सी, यानी कॉम्प्रहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। क्योंकि फ्लुएंसी मीन्स होता है कि प्रवाहता, फ्लुएंसी इन रीडिंग, पढ़ने में स्पीड। तो जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है उससे पढ़ने में स्पीड की बहुत ज़्यादा चेक करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। अप्रोप्रिएट मेथड ये है कि हम ये जान रहे हों कि कम से कम उस बच्चे ने उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, कह रहा है कि अगर बाय द वे कम्युनिकेटिव, यानी जब कभी बोलचाल वाली भाषा, जहाँ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बोलचाल वाली वार्तालाप वाली भाषा की बात अगर करते हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ों पर फोकस करना है। तो ध्यान देना है, मैंने पहले भी बताया था, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है उसको अंडरलाइन करना है। क्या, द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, सबसे मतलब ये है कि माइंड में हमें पॉइंट रखना है कि कम्युनिकेटिव का मतलब है कम्युनिकेशन वाले पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं, ए कह रहा है एनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स। ए ऑप्शन कह रहा है एनकरेज मतलब उसको बढ़ावा दीजिए, लर्नर्स मतलब सीखने वाले बच्चे को किस 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 चीज़ का बढ़ावा देना, टू स्पीक बोलने के लिए, लाइक नेटिव मतलब जहाँ जन्म स्थान हो, स्पीकर्स मतलब बोलने वाले, जो अपने जहाँ से जन्म मातृभाषा जैसे लोग बोलते हैं उस तरह से मातृभाषा के रूप में लोग बोलना स्टार्ट करें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कम्युनिकेशन में कोई कैंडिडेट स्टार्टिंग से, शुरुआत से उस तरह से लैंग्वेज बोल नहीं सकता है जिस तरह से हम आम बोलचाल की भाषा में या अपने क्षेत्रीय भाषा में या अपने डायलेक्चुअल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, इस तरह से बोल पाना इम्पॉसिबल है एक बच्चे के लिए। तो ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। फिर क्या, बी कह रहा है फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज सेकेंड लैंग्वेज, है ना। जैसे एक अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो फर्स्ट लैंग्वेज हम लोगों की हिंदी हो गई और सेकेंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी हमारी, इंग्लिश हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज है यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके फॉर्म्स के फोकस करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। हो सकता है कि इंग्लिश में हम बहुत सारे रूल्स रट लिए हों, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमने रट लिए हों, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन केवल फॉर्म्स उसके लर्न करने से हमारी स्पोकन ठीक हो जाएगी, हमारी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बी वाला ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखते हैं सी, प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर। कह रहा है कि बोलचाल प्रोवाइड यानी प्रदान करना है, कैसे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर, यानी बोलने वाले प्रतिस्पर्धी लोग, यानी उसके साथ में कंपटीशन करने वाले लोग, इनको साथ में जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ये कुछ कुछ लगता है। फिर डी देख लेते हैं, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस।
प्रोनाउंसिएशन से हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बोथ आर डिफरेंट। कम्युनिकेशन इज डिफरेंट एंड प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन में हमारा प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो अच्छा है, उसे एनहांस करता है, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए इन चारों ऑप्शन में मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगेगा सी, यानी प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू द लर्नर। यानी सीखने वाले बच्चे को वो प्रतिस्पर्धी वैसा माहौल, उस तरह के लोगों के साथ बात करने का माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा जो बोलते हों, तभी तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे तरीके से हो सकेगी। बाकी सारी चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है हमारा क्या, द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, कह रहा है कि उस मेथड को, उस तरीके को क्या कहते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन, जो आधारित होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के सहयोग और फिजिकल मूवमेंट, और जो है फिजिकल मूवमेंट भी होना चाहिए। तो उस मेथड को वो कौन सा मेथड है, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, बी कह रहा है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, सी कह रहा है कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग, डी कह रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब देखिए, कई बार क्या है कि क्वेश्चन हमें अगर पता नहीं होते हैं तो क्या करना होता है कि हमें ये पता कर लेना होता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो इसका ऑप्शन नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से देख कम से कम इतना तो हम लोग पहचान गए हैं कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसका संपर्क जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब है डी कम से कम नहीं होगा। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, हम जानते हैं कि जो फिजिकल मूवमेंट है वो टास्क बेस्ड नहीं होता है, कि होमवर्क दिया जाए, टास्क दिया जाए, फिजिकल मूवमेंट का संबंध टास्क बेस्ड से नहीं है। इसका मतलब है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, चूँकि फिजिकल की बात कर रहे हैं। अगर बाय द वे अब ये बात याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी की बात हमको ध्यान रखना है। तो कोऑपरेटिव लैंग्वेज लिखा है, कोऑपरेटिव लैंग्वेज लर्निंग का कोई मतलब नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। फिजिकल रेस्पॉन्स होना चाहिए, तभी उसका मेथड उसी मेथड को हम क्या कहेंगे, फिजिकल मूवमेंट क्या कहलाएगा, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, है ना। कई बार क्या है, हम लोग जानते हैं फिजिकल लैंग्वेज भी, हमारी फिजिकल लैंग्वेज भी हाफ एजुकेशन होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अगर किसी ने हमसे पूछा कि मे आई कम इन सर, मैंने मुंह से बोल दिया कि यस कम इन, लेकिन हाथ से ऐसे ऐसे कह दिया, तो इसका मतलब है ये बात अधूरी है। इसका मतलब हमें फिजिकल रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी, फोर्थ का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप लोग पढ़िए और उसके बाद देखते हैं आंसर क्या इसमें कह रहा है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी। हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट्स के लिए आवश्यक हैं, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है कि कम से कम उसकी क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ करके हम उसकी मीनिंग को समझ लें कि इसमें पूछ क्या रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स मतलब पूर्व अपेक्षाएं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्व अपेक्षाएं। क्या क्या ऐसी अपेक्षा होती किसके, ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो जाहिर बात है ऑप्शन ए कह रहा है कि लिसन, स्पीक एंड अर्थमेटिक।
फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी कह रहा है कि रीड राइट एंड बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स, सी कह रहा है राइट रीड एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, रीड राइट एंड प्ले विद नंबर्स। वो बात अलग है, जब स्किल्स की बात आती तब हम लोग देखते हैं कि LSRW होता है, जब वो, लेकिन बात अलग है स्किल्स की कि लिसनिंग होता है ना। तो इसका मतलब है उसके अगर देखें देन स्पीकिंग है, फिर जो है रीडिंग है और तब राइटिंग है। लेकिन यहाँ पर पूर्व अपेक्षाएं पढ़ने से पहले अगर बाय द लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका क्या आंसर होगा, बी, यानी रीड करना, राइट एंड बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें विद नंबर्स, नंबर्स के साथ में छोटी छोटी ऑपरेशंस करना सीखना, ये इसका बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग। हर बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें माइंड में याद रख लेना है कि किस चीज़ पर फोकस किया गया है, क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें कि ग्रामर लर्निंग के फोकस की बात की गई है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है रिगार्डिंग, यानी किसके लिए, द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर, यानी उस काम के लिए जो हम शिक्षार्थियों के लिए डिज़ाइन करते हैं और वो क्या करें, लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग, ग्रामर को सीखने में कौन सा कार्य जो है अप्रोप्रिएट होगा, यानी सिखाने के सेंस में कौन सा काम अप्रोप्रिएट होगा। इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इट शुड बी मीनिंगफुल, बी कह रहा है इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, इट शुड बी पर्पसफुल फ्रॉम टीचर्स परस्पेक्टिव, डी कह रहा है इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन। अब देखिए, किसी बच्चे को अगर हम ग्रामर लर्निंग कुछ भी सिखा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो या लैंग्वेज हो, वॉट कुछ भी हो, तो इट इसमें कह रहा है कि इट शुड बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल तो होना चाहिए। कुछ भी हम चाहे लिखे, चाहे पढ़े, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो स्पोकन हो, कुछ भी हो, लैंग्वेज हो, जब तक वो मीनिंगफुल नहीं है, जब तक वो मीनिंगफुल नहीं तब तक वो बेकार है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, इट शुड बी मीनिंगफुल। पहला सेंस कह रहा है क्या, मीनिंगफुल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक वर्ड की ही हम बात करें, किसी भी वर्ड की बात करें, तो वर्ड में क्या होता है कि टू और मोर देन टू लेटर्स विच मेक अ सेंस, अ ग्रुप ऑफ टू, ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स ही वर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों, हमें क्या कहना पड़ेगा, मीनिंगफुल वर्ड हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये क्यों कहते हैं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज अ वर्ड, ऐसा इसलिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया PEN, ये पेन है, पेन मीन्स होता है कलम, इसका कुछ मीनिंग है, इसका कुछ सेंस है। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम ऐसे लिख दें EPN, EPN लिखा है, लेटर्स 3 लेटर्स यहाँ पर भी थे, 3 लेटर्स यहाँ पर थे, लेकिन इसका कुछ सेंस है, इसका कुछ मीनिंग है, लेकिन लेटर्स 3 यहाँ पर भी ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये वर्ड भी नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, इट शुड बी मीनिंगफुल। वो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा है, इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई होगी, मीनिंगफुल होना चाहिए, चाहे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, स्ट्रांग होना चाहिए, हाईली हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इतना इंपॉर्टेंट बी ऑप्शन नहीं है। सी कह रहा है इट शुड बी पर्पसफुल फ्रॉम टीचर्स परस्पेक्टिव, टीचर के नज़रिए से मीनिंगफुल होना चाहिए। टीचर की नज़रिए नहीं, इसमें जब बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा और टीचर दोनों के संदर्भ में दोनों चीज़ें बराबर सही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर टीचर का लेवल ये है, बच्चे का लेवल ये है, तो दोनों को आपस में क्या करना है, बच्चे को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा और टीचर को थोड़ा डाउन लेकर के तब ऊपर जाना पड़ेगा।
सी कह रहा है इट शुड बी, डी कह रहा है इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन, इसकी कोई बात नहीं है, तो दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th कह रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, अब क्या करना है, आगे कह रहा है एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, गिव इंपॉर्टेंस टू, बी कह रहा है गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, एनहांस स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, डी कह रहा है एनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली। इस सेंटेंस में आधा सेंटेंस पहले दिया गया है और बाकी रेस्ट पार्ट हमें पूरा मैनेज करना है, रेस्ट पार्ट करना है, देखना है कि आगे सेंटेंस को मीनिंगफुल क्या करेगा। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट क्या नहीं करता है, कह रहा है कि इनहेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है इसके थ्रू हम लोग स्पोकन कम्युनिकेशन को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट इनहेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज, कह रहा है कि ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान रखते से पढ़ते समय, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जितने वर्ड लिखे इनमें से कौन सा सही नहीं है, और नॉट को भी अंडरलाइन कर लेना है। नहीं तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि ट्रू केवल पढ़ लिया, ये नहीं देखा कि नॉट लगा है कि ये नॉट नहीं लगा है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो अब देखना है कि इनमें से कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, कह रहा है कि अच्छी क्लास लैंग्वेज की तभी हो जिसमें कल्चरल रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। बी कह रहा है अ गुड टेक्सचुअल कंटेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, अगर गुड टेक्सचुअल कंटेंट है, अगर अच्छी बुक है कंटेंट, तो ऑल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज़ रेलेवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर द लर्नर्स, बिल्कुल रेलेवेंस होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए सीखने वालों के लिए, लर्नर्स के लिए, ये भी बात सही लग रही है। डी कह रहा है अ गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज़ द राइट लेंथ, ये भी है कि अगर वास्तव में चाहे वो टेक्स्ट हो या मूवी हो, कई बार हम अक्सर देखते हैं कि कोई मूवी ऐसी आ जाती जिसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कैरेक्टर हो जाएंगे, समझ में नहीं आता है कि कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन किसका सपोर्टर है, कौन किसका अपोज कर रहा है, तो कन्फ्यूजन होता है जब हम मूवी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर कोई टेक्स्ट इतना लेंदी हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इन जितने ऑप्शंस दिए गए हैं, दिए हुए ऑप्शन में केवल पहला ऑप्शन लग रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ए, क्योंकि अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड होना ये अच्छी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी, कहीं पर भी डाउट लगे तुरंत कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हर बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ करके उसके कॉन्क्रीट पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। क्या, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स अ प्री रीडिंग एक्टिविटीज, यानी कौन चीज़ है सपोर्ट करता है प्री रीडिंग एक्टिविटी को। अब हमें पढ़ना है कि इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, पैराफ्रेज करना, बी कह रहा है यूजिंग ए प्रेडिक्शन टास्क, सी कह रहा है आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट, और डी कह रहा है टीचिंग ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन में प्री रीडिंग एक्टिविटीज कह रहा है, रीडिंग एक्टिविटी ने पढ़ने के पहले की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब पढ़ने प्री रीडिंग की बात कर रहा है
तो इसमें ना तो पैराफ्रेजिंग पहले आ पाएगा, ना ही इसमें लर्नर से कुछ क्वेश्चन समराइज करने के लिए टेस्ट आ जाएगा, ना ही इसमें टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात आ जाएगी, क्योंकि प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, बी, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। कोई न कोई हमें क्या करना है, प्रेडिक्शन टास्क देना है, उससे संबंधित रीडिंग कराना है, उसी कोई कहानी सुनाना है, कोई बताना है, देन उसको रीडिंग करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, द टास्क सच एज राइटिंग एज अ कैरेक्टर और अ स्पेक्टेटर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पात्र, और स्पेक्टेटर मीन्स होता है दर्शक। कह रहा है द टास्क सच एज राइटिंग एज ए कैरेक्टर। अब यहां पर कैरेक्टर का मतलब है उसका चरित्र, और अ स्पेक्टेटर ऑफ द एक्शंस, या एक्शंस का जो दर्शक है उसके बारे में, एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर। ये जितनी चीजें हैं, किसी पात्र भी होता है, चरित्र भी होता है ना, ये दर्शक ऑफ द एक्शंस एंड आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर, ये सारी चीजें किसी यानी का चरित्र लिखना हो, या दर्शक का एक्शन लिखना हो, या उसके विचार, या उसके टेक्स्ट हैं, ये जितनी बातें हैं ये सब किसके अंडर में आती हैं। इसका मतलब है 4 ऑप्शन दिए। ए कह रहा है कि एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस हैं, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ये टेक्स्ट एनालिसिस है, ये लैंग्वेज एनालिसिस है। तो कोई भी किसी चीज़ का कैरेक्टर कोई हो, कोई पात्र हो या दर्शक हो, उनके एक्शंस, उनके विचार, उनके आइडियाज़, इन सबको हम जो डिस्कस करते हैं, टेक्स्ट आते हैं, वो सब किसके एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस में आते हैं। ना तो ये कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं, ना टेक्स्ट एनालिसिस में आते हैं, ना ये लैंग्वेज एनालिसिस में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री should be taught exactly in the same way as a prose piece is taught। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भाषा की क्लास में पोएट्री शुड बी टॉट एग्जैक्टली, पोएट्री उसी तरह से पढ़ाई जानी चाहिए, शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से, एज अ प्रोज पीस इज टॉट, जिस तरह से प्रोज यानी कि गद्य पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से पोएट्री पढ़ाई जाए, यानी कि पद्य पढ़ाया जाए। तो इसमें हमें करना क्या है, आंसर ए में कह दिया है इन अ लैंग्वेज क्लास पोएट्री, ए में कह रहा है शुड बी टॉट। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि इसी में ऑप्शन बना दिया है, ये इतना ऑप्शन ए हो गया है। क्या ये कह रहा है कि शुड बी टॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज प्रोज पीस इज टॉट, यानी लैंग्वेज क्लास में पोएट्री उसी तरह पढ़ानी चाहिए जैसे प्रोज पढ़ाई जाती है। बी कह रहा है शुड बी टॉट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलोबरेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। बी कह रहा है कि पोएट्री पढ़ाने से पहले पोएट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन और उसको एलोबरेट करके पोएट के बारे में बताना चाहिए। सी कह रहा है इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट, और डी कह रहा है इज़ मच अबाउट द पोएम एंड द पोएट। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर गेस करने। कह रहा है कि इन अ लैंग्वेज क्लास, किसी भी भाषा की क्लास में पोएट्री जो है, फिर क्या कह रहा है, पोएट्री शुड बी टॉट, पढ़ाई जानी चाहिए एग्जैक्टली इन द सेम, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोएट्री का मतलब ही है, पोएट्री का मतलब होता है गान, पद्य, यानी जो गा करके, नेचर की चीज़ों को देख करके, उसको खो करके तब जा करके पढ़ाई जाती है। तो इसलिए ए ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। बी कह रहा है शुड बी टॉट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलोबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। हाँ, बी में इंट्रोडक्शन में हम लोग पोएट के बारे में दे सकते हैं, लेकिन इतना एलोबरेट नहीं किया जाता पढ़ाने के लिए, बस इतना बताया जाता है कौन कौन लिखा हुआ है। सी में कह रहा है इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन एंड एन्जॉयमेंट,
जब तक पोएट्री वास्तव में पढ़ा नहीं सकते हो, जब तक पोएट्री कहाँ पर, पोएट्री एक आनंददायक गाने वाली चीज़ है, जब तक उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसको फील नहीं कर पाओगे, उसको जी नहीं पाओगे, तब तक पोएट्री पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। पोएट्री का मतलब उसी में खो जाना होता है और उसी में शामिल होकर के कि चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने हैं। क्योंकि पोएट्री की शुरुआत ही कहा जाता है कि पोएट ने क्या किया, एक बार ट्रेवलिंग कर रहा था और बाहर प्रकृति की चीज़ों को देख करके उसके मन में कुछ गुनगुनाहट आया, कुछ एंजॉयमेंट आया, उसे ही पोएट्री कहते हैं। तो इसका मतलब है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। करेक्ट आंसर 11th का क्या है, सी फॉर कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing students, a language teacher gather information about students. while assessing, जब हम किसी बच्चे को असेस कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हो, जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट का हम मूल्यांकन कर रहे हो, तो मूल्यांकन करते समय क्या करना चाहिए। while assessing student, किसी बच्चों को अगर मूल्यांकन करते हैं, a language teacher gather information, एक जो भाषा का जो अध्यापक है वो गैदर कलेक्ट करता है क्या, इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की सूचना को इकट्ठा करता है। किस तरह से इकट्ठा करता है, ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है टू गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्निकल टर्म एंड लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, किसी भी स्टूडेंट के लैंग्वेज टीचर को अगर उसके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो पहले से फीडबैक दे देगा, टेक्निकल टर्म को बहुत ज़्यादा यूज करेगा, तो समझ लीजिए बच्चे से कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। ये ए तो बिल्कुल ऑप्शन ना, बिल्कुल ए ऑप्शन नहीं चलेगा। अब बात करते हैं बी की, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अक्रॉस द स्कॉलरिस्टिक एंड को स्कॉलरिस्टिक एस्पेक्ट्स, यानी वास्तव में जो स्टडी से रिलेटेड या उस स्टडी के दौरान या उससे संबंधित कहीं से भी, पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम के अलावा भी, पूरे होलिस्टिक अप्रोच में यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स, तमाम तरह की टेक्निक्स, टूल्स हम यूज करते हैं उसके पढ़ने के पहलुओं पर, है ना। जैसे हो सकता है किसी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन उससे पूछ ले कि अच्छा आपका फेवरेट क्या है, कोई सिचुएशन, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, फेवरेट फ्रूट क्या है, यह पूछ लिया कि अच्छा आपको कौन पर्सन सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन रोल है, कौन रोल मॉडल है आपका, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं। कोई सिचुएशन उसके सामने रखते हैं, तो किसी भी तरह की सिचुएशन रख करके बच्चे से बुलवा करके बच्चे के विचार, बच्चे के इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या लग रहा है, बी। लेकिन बाकी भी देख लें क्या कर रहा है, टू लेबल देम एज आउटस्टैंडिंग, एवरेज एंड डल एज पर देयर परफॉर्मेंस। ऐसा कुछ नहीं है, टू लेबल देम एज आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों का एक एवरेज मान लेना चाहिए और डल एज पर देयर परफॉर्मेंस, अगर बाद में परफॉर्मेंस ख़राब है तो उसको ख़राब मान लेना चाहिए, ऐसा नहीं। सिचुएशन रख करके उसे हमें गेस करना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। डी कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग मोर टीचिंग एड्स इन द लैंग्वेज क्लासेस, ये हो सकता है, लेकिन ये यूजिंग वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अक्रॉस द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, किसी भी अध्ययन और अध्ययन के साथ में जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित चीज़ें पूछना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 12th का, बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 13, द टेस्ट दैट इज डिजाइन टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज, एक ऐसा टेस्ट जो बनाया गया है किसके लिए, टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज, शिक्षार्थी, पढ़ने वाले, सीखने वाले बच्चे की क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, उसका पता लगाने के लिए। गैप्स इन देयर नॉलेज एंड स्किल्स डिफिशिएंसी, उसके नॉलेज में क्या क्या गैप्स है, एंड स्किल्स डिफिशिएंसी, क्या क्या उसकी स्किल्स में कमियां हैं। ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड, यानी कोर्स के दौरान क्या क्या उसमें कमियां, स्किल्स में क्या कमी रही, नॉलेज में क्या गैप रहा, क्या क्या उसको सीखने में डिफ़िकल्टीज आई, ये पता करना हो तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। इस टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट नहीं कहते हैं। बी कह रहा है प्रोफेस, ये उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण से पता नहीं चल पाएगा कि क्या क्या कमियां। बी कह रहा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी यानी दक्षता,
स्पीड, कुशलता, इससे भी नहीं पता चल जाएगा। प्लेसमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट से उसकी कमियां नहीं पता चल जाएगा। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्या? डी, दैट इज नोन डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक निदान करना है, उपचार करना है मुझे कि वास्तव में कैसे कैसे, कि पता चल जाए कि क्या क्या कमियां हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को, डॉक्टर भी जब तक किसी चीज़ को प्रॉपर वे में डायग्नोस नहीं कर पाता है, तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है। चलिए ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी। मुझे लगता है कि आंसर क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब देखिए, जो टर्म आते हैं ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि मीनिंग इसकी अलग अलग होती है। अब कई मीनिंग आ गई तो हम कंफ्यूज हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग निकाल लें। एक ही शब्द के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकती है। क्यों? पहले क्वेश्चन को हम समझें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, किसके रिगार्डिंग कह रहा है? कि अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट। एक पोर्टफोलियो होता है जिसका अर्थ होता है पद। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है तो उससे पूछते हैं कि आपका कहाँ नौकरी है, आपका क्या पोर्टफोलियो उधर, यानी आपका पद नाम क्या है, वो अलग होता है। यहाँ पर क्या है? बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है, किसी बच्चे का पूरा वर्ष भर का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो अब क्या है कि इनमें से कौन अप्रोप्रिएट है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14th में। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। ए कह रहा है पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग। बी कह रहा है इट हेल्प स्टूडेंट टू बिकम मोर ऑटोनोमस। सी कह रहा है इट फॉस्टर्स स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड हेल्प्स देम टू सेल्फ मॉनिटर देयर लर्निंग। डी कह रहा है पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। क्योंकि पोर्टफोलियो असेसमेंट का मतलब ही होता है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट लर्निंग। एक बार का जो परीक्षण पूरा होता है उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 14th का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट। ग्रामर क्लास में हमें क्या करना है? वी शुड फर्स्ट, ए कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द फॉर्म ग्रामर आइटम इज मेड। बी कह रहा है प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म आइटम इन नेचुरल डिस्कोर्स। सी कह रहा है एक्सप्लेन इरेगुलर फॉर्म्स इफ एनी। डी कह रहा है डिस्क्राइब्स इट्स सोशल फंक्शन। तो ध्यान दें कि जब पहले ही साफ साफ मेंशन है, इसमें मेंशन है पहले से कि इन द ग्रामर क्लास, यानी ग्रामर क्लास में हमें क्या, वी शुड क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ग्रामर क्लास है तो जाहिर बात है ग्रामर की ही बात होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स। एक नेचुरल प्राकृतिक वे में जो चीज़ें रखी जाती हैं उस वही सारी चीज़ें उसके सामने रखी जानी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू के लिए भी हम जब बड़े बड़े लेवल पर क्लास जो हम लोग देखते हैं तो उसमें भी यही लिखा होता है कि स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से आपके गुणों की पहचान की जाती है। किसी का इंटरव्यू लेते उसमें भी हम केवल नेचुरल वे में लोगों से टॉक करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म या आइटम इन द नेचुरल डिस्कोर्स, बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी फॉर बॉम्बे। सेकंड वो लगा दीजिए।
15 मिनट अभी हमारे पास है। हाँ, तो इसी में से जो कोई लगा है उसे बोल दीजिएगा कि उसे इनवाइट कर देगा, है ना। हाँ, अब ये हम नहीं आप समझ पा रहे हैं कि आगे जो क्वेश्चन होंगे तो 15 तक हो गए, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएंगे दिव से। क्लास वगैरह नहीं नहीं कोई